चौथा डिस्कोर्स जहां वेदांत पहुंच चुका है अपने जर्नलिस्ट मित्र के थ्रू एक साइंटिस्ट के पास, जो बिल्कुल उसी की तरह जिज्ञासु और इंटरेस्टेड है रियलिटी को जानने के लिए। तो आज का ये पूरा डिस्कोर्स बेसिकली उन दोनों के बीच की एक बहुत ही एनलाइटनिंग और नॉलेजेबल कॉन्वर्जेशन का है। यहाँ आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपने 10-15 साल, 18 साल, 20 साल अपने वेस्ट किए स्कूल में वो सीखने के लिए जो एक व्यक्ति 1-1.5 घंटे में सीख सकता है, बिना किसी मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर किसी और चीज़ के, बिना ट्रिग्नोमेट्री, बिना एलजेब्रा के, सिर्फ सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मात्र आने से, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाने से, भले ही उसको पेपर पे वो करना भी ना आता हो, बिना किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना किसी कॉम्प्लेक्स भाषा में इंडल्ज हुए, किस प्रकार वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, ये हम आज देखेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। तो जैसे ही वेदांत अपने जर्नलिस्ट मित्र के साथ उस साइंटिस्ट की लेबोरेटरी में उनसे मिलने गया, दोनों ने एक दूसरे को फॉर्मली ग्रीट किया। ग्रीटिंग के बाद जर्नलिस्ट ने दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया और फ़ोन पर जो है जर्नलिस्ट ने वैसे ही उस साइंटिस्ट को वेदांत का पूरा बैकग्राउंड बता रखा था। ये कैसे एक ट्राइबल व्यक्ति था जो अपने गांव से भागा है और शहर में आया है और इसने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं की है, और फिर भी ये कैसा इसका जिज्ञासु दिमाग है और कितना ये ऑनेस्ट है अपनी रिसर्च में, सार पकड़ने में, और जो रिलीजियस लीडर से इनकी जो फनी कॉन्वर्सेशन हुई, किस तरह से इसने सिर्फ 5 मिनट में उन्हें एक्सपोज कर दिया, वो सारी चीज़ें बताई। अब वो जो साइंटिस्ट थे वो भी ये बातें जानकर, क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर मिलते हैं जो बेवजह किसी की जन्म तिथि और मरण तिथि में इंटरेस्टेड ना हो, बेवजह साइंटिस्ट के बर्थ डेट्स, डेथ डेट्स, वो कहाँ पैदा हुए थे, कि इन्होंने क्या किया, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें कम इंटरेस्ट दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मोस्टली लोग इसी नॉनसेंस में उलझे रहते हैं क्योंकि वो प्रॉबेबली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मगर वेदांत को कोई एकेडमिक स्किल नहीं चाहिए था, उसे कोई भी एकेडमिक सक्सेस नहीं चाहिए था, उसे कोई सिलेबस कवर नहीं करना था, उसे बस जान के निकल जाना था। तो ये बात साइंटिस्ट को वेदांत की बहुत अच्छी लगी और वो इसीलिए उससे उसी प्रकार रेसिप्रोकेट यानी डील करने लगे। बिना किसी बेवजह के आंसर्स के, लंबे आंसर्स के और बेवजह की इक्वेशन, मैथ्स को यूज़ किए, उसके प्रश्नों के उत्तर एकदम सरल शब्दों में देने लगे। उनकी बातचीत इस प्रकार शुरू हुई। वेदांत ने फिर से स्ट्रेट अवे पूछ लिया कि आप परम सत्य के बारे में क्या जानते हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, आपको क्या लगता है। बिना किसी नॉनसेंस के वेदांत ने डायरेक्ट ये सवाल किया। तो साइंटिस्ट को क्योंकि वेदांत के नॉलेज का लेवल पता है कि उसे बेसिक फिजिक्स नहीं पता, उसे बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता, उसे इक्वेशंस नहीं आती, तो वो कंसिडरेशन में रखते हुए पहले वो उसे बेसिक्स समझा रहे हैं जिससे उसे मदद मिले। अगर आपको एक मैकेनिक बनना है, एक कार का सार जानना है, एक गाड़ी का सार जानना है, तो अंदर की इंजन और इलेक्ट्रिकल जो फंक्शनिंग है, मैकेनिकल फंक्शनिंग है, वो जानने से पहले आपको एक गाड़ी चलती कैसे है, वो फंक्शन कैसे करती है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नीचे जो 3 पेडल्स है, क्लच, एक्सेलरेटर और ब्रेक, इन तीनों का डिफरेंस और इन तीनों का प्राइमरी रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर, हैंड ब्रेक, हेडलाइट, वाइपर यूज़ करना, इंडिकेटर्स देना, हॉर्न बजाना, पार्किंग लाइट, हज़ार्ड लाइट्स ऑन ऑफ करना, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक मैकेनिक बनना या फिर एक गाड़ी के सार को जानना एस्पायर कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल्स है। जब आप ये जान जाएंगे, गाड़ी के एक्सटीरियर को ऊपर ऊपर से जान जाएंगे, वो कैसे फंक्शन करती है, उसी के बाद आप उसके मैकेनिक बन पाएंगे। वो ख़राब कैसे होती है, क्या कारण होते हैं और उसे ठीक करने के लिए क्या चाहिए आपको। तो पहले आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। उसका ऊपर का लेयर आप जान पाएंगे, तभी आप अंदर का लेयर समझ पाएंगे। बुखार ऐसा बीमारी एक समस्या है, मगर उस समस्या का अगर आपको समाधान निकालना है तो आपको बुखार के सारे सिम्टम्स और उसकी आइडेंटिफिकेशन को जान लेना चाहिए। अगर स्किन पे रैशेस हो रहा है, किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को खुजली हो रही है, तो आप उसको बुखार तो प्रॉपर्ली एक बार में नहीं समझोगे। बुखार के अलग लक्षण है, वीकनेस है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना है, तरह तरह के लक्षण होते हैं बुखार के। स्किन इन्फेक्शन कोई प्राइमरी बुखार का लक्षण नहीं है। तो आपको पहले लक्षण और उसके सिम्टम्स यानी सिम्टम्स जानने होंगे, तभी आप उसका इलाज कर पाएंगे। ये देखते ही जब आपको कोई बुखार बोले तो आपको समझ जाना चाहिए कि शरीर में क्या क्या हो रहा है। तो उसी प्रकार फिजिक्स के कुछ टर्म्स हैं, आपको परम सत्य जानने के लिए फिजिक्स के कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है। आप हर बार लंबा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप जान जाएंगे तो आपकी कॉन्वर्सेशन छोटी हो जाएगी। इसलिए हम एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल सिंपल शब्दों को हम समझते हुए चलेंगे। जैसे थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम,
इन सारे जो इस तरह के शब्द हैं ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, मगर इनका मीनिंग उतना ही सरल है। अब क्योंकि आप सिलेबस कवर करने के लिए पढ़ते हैं इसलिए आपको पता नहीं है, बहुत सरल मीनिंग है। मैं एक एक करके इसे कवर करूँगा एज अ थर्ड पर्सन, साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से। जैसा कि तुम जानते हो वेदांत कि तुम्हें प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन इन सब के बारे में पता है, इन सब का कॉन्सेप्ट पता है, भले इसे पेपर पे सॉल्व करना आता हो या ना आता हो। तो वेदांत ने कहा हाँ मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि तुम मैथ्स जानते हो, चलो तुम्हें मैथ्स में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो वेदांत पूछता है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और आपके यहाँ पे भी मैं बोर्ड पर देख रहा हूँ लैब में आपके, कि यहाँ पे ए ऊपर 2 लिखा हुआ है, छोटा सा ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ये सब क्या है? ABCD XY, ये जो चार्ट बने हुए उल्टे सीधे, ये सब क्या चीज़ें हैं? तो साइंटिस्ट कहता है कि वेदांत जो मैं तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ वो ये कॉन्सेप्ट ही लिखा है बस इक्वेशन के फॉर्म में, यानी मैथमेटिकल मैथ्स की भाषा में। तो वेदांत पूछता है कि मैथ्स की भाषा में ये अल्फ़ाबेट्स का क्या रोल है? तो तब उन्होंने कहा कि देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अल्फ़ाबेट्स को हम सिर्फ अज्यूम करते हैं। अब मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, अभी इन सब चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे। तुम बस इतने में समझ जाओ कि ये एक अलग टाइप की भाषा है, जो एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसी भाषा है, हम समझने के लिए अपनी भाषा में इसे यूज़ करते हैं। जो मैं तुम्हें सार समझाने जा रहा हूँ वो ही सार लिखा है यहाँ पे, बस गणित की भाषा में, तुम इतना समझ लो। और गणित की भाषा समझना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तुम समझ गए? तो वेदांत ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके H2O को अपने फूड पाइप से पास होने दो। तो वेदांत ने कहा क्या? मैं समझा नहीं, H2O क्या, फूड पाइप क्या मतलब? तो साइंटिस्ट ने कहा मैं कह रहा हूँ कि H2O को अपने फूड पाइप से पास होने दो, जाओ। तो वेदांत ने कहा मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तो साइंटिस्ट ने कहा मैं कह रहा हूँ जाओ जाके पानी पी लो। तो वो कह रहा है पानी, H2O, फूड पाइप क्या? तो उन्होंने कहा ये यही है, H2O यानी पानी। और तो बोला H2O मतलब पानी कैसे? तो उन्होंने कहा कि H2O देखो कैसे पानी होता है वो हम बाद में देखेंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है वो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, हम एक एक करके चलते हैं। मैंने इसलिए तुमसे कहा तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें एक एक करके सब चीज़ें बताता चलूँगा। यहाँ पर H2O मतलब पानी, और फूड पाइप यानी अपने गले में से तुम अपने गले में उसे डाल दो। अब तुम अपने गले में उसे कैसे डालोगे? अपने मुंह के थ्रू, यानी तुम्हें पानी अपने मुंह में डालना है और गले से पास होते हुए पेट में जाने देना है। बेसिकली मैंने तुमसे पानी पीने को कहा है, मगर कॉम्प्लेक्स भाषा में, दूसरी भाषा में। ठीक इसी प्रकार ये एकदम, क्योंकि ये एकदम सिंपल सी बात थी कि पानी पी लो, मगर मैंने तुम्हें ऐसे अलग शब्दों में बताया, तुम समझ नहीं पाए। मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फिजिक्स के टर्म्स और उनके मतलब मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊंगा, और वही चीज़ यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है। तो हमें ज़रूरत नहीं है ये समझने का। अगर हम समझ गए कि पानी पीना है, बस पानी पीना है, उसे किसी भी भाषा में बोलो कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी ट्राइबल भाषा में बोलो पानी पी लो, क्या मुझे समझ में आएगा? वो कह रहे नहीं, मगर बात तो एक ही हो रही है, मतलब है पानी पीना। तो पानी पी लो और आगे बढ़ो, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस में मत पढ़ो तुम। वेदांत ने कहा ठीक है मैं समझ गया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही समझूंगा अपनी भाषा में। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। उन्होंने कहा वेदांत अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। ये जो बात है ये सबको पता है, यूजुअली जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं उन सबको ये बातें पता होती है, मगर फिर भी वो उस हिसाब से एक्ट नहीं करते, उसको सीरियसली नहीं लेते। मतलब यानी अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं कि अगर तुम्हें पता है कि कहीं पानी गिरा हुआ है, या तुम किसी समुद्र में गए, बीच पे गए या स्विमिंग पूल में गए, तो अगर तुम्हें वहाँ पे डाल दिया जाए और तुम्हें स्विमिंग करनी नहीं आती तो तुम क्या करोगे? तो वेदांत बोलता है मैं थोड़ी कुछ करूँगा, अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती हो, मुझे पानी में डाल दिया जाएगा तो मेरे हाथ पैर अपने आप झटपटाने लगेंगे। तो साइंटिस्ट ने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि तुम्हें पता है कि पानी से क्या खतरा हो सकता है, मैं डूब सकता हूँ, मेरा दम घुट के मेरी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए ये पानी का सार तुम जानते हो भीतर तक, तुम्हें नींद में भी डाल दिया है, तुम झटके से उठ के झटपटाने लगोगे। यही तुम्हारा आग में अगर उंगली चली जाए तो झटके से तुम वापस भी ले लोगे, फटाफट उसको मुंह में डाल लोगे या पानी में डाल लोगे, जो भी तुम्हें ठंडा लगे उसमें डाल दोगे, करेक्ट? क्योंकि तुम्हें इंस्टेंटली ठंडक चाहिए। तो वेदांत ने कहा हाँ, तुम्हारी आंख के पास अगर कोई सुई आ रही है, एक पॉइंटेड नुकीली सुई, तो क्या तुम्हारी आंख झटके से बंद नहीं हो जाएगी और तुम्हारे हाथ सामने नहीं आ जाएंगे आंख के डिफेंस में? वेदांत ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस यानी रिफ्लेक्सेस तुम वैसे समझ लो
ऐसे एक्शंस जिसकी रियलाइजेशन हमको पूरी की पूरी तरह है, हमको पूरी तरह है, और वो बाय डिफॉल्ट एक्शन हम वॉलंटरी डिसीजन नहीं लेते एट सम पॉइंट, वो अपने आप हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि हमें उस चीज़ से खतरा है या फ़ायदा है। तुम समझे? वेदांत ने कहा नहीं, थोड़ा सा फिर से बताइए। तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। अब कहीं ना कहीं भले ही तुम्हारा शरीर पूरा जला नहीं है आज तक, मगर फिर भी उस जलने से कितना दर्द हो सकता है, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, पूरा जीवन नष्ट हो सकता है, इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा है ना? आग में जाने से तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हें उस चीज़ का अंदाज़ा है। हालांकि तुम्हारे साथ कभी हुआ नहीं है, फिर भी तुम्हें अंदाज़ा है। वेदांत ने कहा हाँ अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने आग के टेम्परेचर को एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा बहुत तो किया ही है। कभी किसी गर्म बर्तन को छू लिया, कभी कुछ, कभी गीले हाथ मैंने स्विच को लगा दिए बारिश के मौसम में, तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा है। तो मुझे पता है कि इसका सार क्या है, तो मैं इसलिए इससे डर के रहता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है मेरे हाथ झटके से पीछे आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने बताया कि यही रिफ्लेक्सेस होते हैं, किसी चीज़ का एकदम मूलभूत तरीके से 100% रियलाइजेशन, कि तुम्हें पूरी तरीके से तुम अवेयर हो और अलर्ट हो उस खतरे को लेकर कि आग से तो मुझे बचना ही है, नुकीली सुई से मुझे बचना ही है, बिजली पानी से मुझे बचना ही है। तो इसका तुम्हें पूरी तरह से रियलाइजेशन है, यानी साक्षात्कार है। तुम्हें अब ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आग को देखोगे तुम अपने आप डिफेंस मोड में आ जाओगे, अब तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं साक्षात्कार। तो जब आग दिखती है तो हम अपने आप बच के चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें साक्षात्कार भी है, हमें उसका एहसास भी है, और हम उस हिसाब से बिहेव भी करते हैं। हम आग के पास नहीं जाते, आग हमारे पास आती है तो हम बचने की कोशिश करते हैं। ये होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी उस चीज़ के हिसाब से एक्ट करना। अगर तुम्हें कोई चीज़ पता है तो उस हिसाब से तुम एक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे, इसलिए तुम खाना खाते हो। तुम्हें ये चीज़ के बारे में पता है। अगर तुम्हें पता है, क्या हो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें पता है कि तुम पानी नहीं पीने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम फिर भी नहीं पी रहे, तो तुम इसे क्या कहोगे? तो वेदांत कहेगा मूर्खता। वो साइंटिस्ट कहता है यही मूर्खता पूरी दुनिया कर रही है। इसमें से 50% लोग हैं। आधे लोग इस चीज़ को जानते हैं, आधे लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते वो तो है ही मूर्ख, मगर जो जानते हैं वो और बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि उनको सच्चाई पता होते हुए भी वो लोग उस हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड का भी एक थोड़ा सा सच हमें पता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है और क्या है। थोड़ा सच हम भी जानते हैं। तो वेदांत पूछा थोड़ा सच क्या होता है? सच थोड़ा सा कैसे हो सकता है? और क्या जानते हैं हम ऐसा ब्रह्मांड के बारे में? और जानते हैं तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ क्यों नहीं करते? मतलब फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या है सच? तो उस साइंटिस्ट ने कहा कि यही बात है कि हम थोड़ा सा सच तो जानते हैं, वो भी बहुत पर्याप्त है हमारा ये सब ना करने के लिए। ये सब क्राइम्स करना और उल्टी सीधे चीज़ों का भोग करना, एन्जॉयमेंट में पड़े रहना सारा दिन, नशे करना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जितना सच हमें पता चला है उतना जानने के बाद भी हमें ये सब नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी टेंडेंसी बेकार है। जितना हम जानते हैं, हमको पता है कि यूनिवर्स की सच्चाई क्या है, फिर भी हम उस हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे। तो वेदांत पूछता अब यूनिवर्स क्या होता है? अरे यार मैं फिर भूल जाता हूँ कि तुम नहीं जानते। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें पता है कि ये प्लास्टिक की बोतल, स्टील की बोतल, पानी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी स्किन, तुम्हारा जीव और ये सब कुछ, ये आसमान, ज़मीन, बिल्डिंग, ये सब कुछ एक ही पदार्थ से बनी हुई है? क्या तुम जानते हो? वेदांत पूछता है ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ अलग अलग है। बिल्डिंग सीमेंट से बनी हुई है, सीमेंट एक तरह की मिट्टी है। हम सेल से बने हुए, ये मैंने इन्होंने बताया था बायोलॉजी में। बायोलॉजी एक सेक्ट होता है और एक फैकल्टी होती है साइंस की, तो उसमें ये सब पढ़ाया जाता है। प्लास्टिक एक अलग ही एलिमेंट्स है और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब का सोर्स एक कैसे, मतलब क्या कहना चाहते हैं हम? तो वो कहता है कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ वेदांत तुम्हें, ये हमें ऊपर से अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, मगर ये भीतर से सब कुछ एक ही है, इंक्लूडिंग हमारी स्किन, हमारी बॉडी। तो वेदांत पूछता है ये कैसे? तब वो उन्हें एक बोर्ड पर लेकर जाते हैं और अच्छे से ड्रॉ करके समझाते हैं। तो अब आप लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वो साइंटिस्ट वेदांत से कहता है कि क्या तुम्हें स्क्रीन पर ये 3 फोटोज़ दिख रही है? तो वेदांत ने कहा हाँ।
तो तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है ये चीज़ें देख के? तो वेदांत ने कहा देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि एक फुटबॉल है, और बीच में और ये राइट साइड में क्या है मुझे नहीं पता, आप बताइए। ये कुछ डॉट्स है, कुछ लाइंस है, कुछ क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता। तब वो साइंटिस्ट कहता है कि देखो वेदांत, यहाँ पर एक फ़ुटबॉल तुम्हें दिख रही है लेफ़्ट साइड में फर्स्ट इमेज में। ये फ़ुटबॉल मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया है। यहाँ पे क्रिकेट बैट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, कोई एनिमल की बॉडी भी हो सकती है, यहाँ पे सूर्य भी हो सकता है, यहाँ पर मून भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा प्लैनेट भी हो सकता है, ये बिल्डिंग जहाँ पे हम खड़े हैं वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो कुछ हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, जिसके बारे में कुछ सोच पा रहे हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, यानी जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनकी आवाज़ें, मतलब ऐसी सारी चीज़ें, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। कोई किसी का भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। ये फुटबॉल सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। क्या तुम ये बात समझ गए कि यहाँ पे मैं सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, स्टील हो, कुछ भी हो, कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ सब कुछ इंक्लूड हो गया। फुटबॉल सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो वेदांत ने कहा हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा अब ये बीच वाली इमेज को देखो, राइट हैंड साइड वाली। यहाँ पे तुम्हें कुछ लाइंस दिख रही हैं जिसके बीच में कुछ डॉट्स कनेक्टेड है। ये देख के तुम्हें क्या समझ आ रहा है? वेदांत ने कहा कुछ भी नहीं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्या तुम्हें बाइनोक्यूलर्स या मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में कुछ पता है? तो वेदांत ने कहा हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास और बाइनोक्यूलर्स पता है मुझे, मैंने टॉयज़ भी देखे थे, खिलौने देखे थे बच्चों के, और बड़े लोग भी यूज़ करते हैं, आप जैसे साइंटिस्ट भी। वो बहुत ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके उससे देखा जा सकता है कि वो छोटे में कैसा दिखता है। क्या वही है बाइनोक्यूलर्स या मैग्नीफाइंग ग्लास? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जूम करके हम अपनी आँखों से देख पाते हैं तो उसकी एक मर्यादा होती है, करेक्ट? तुम फुटबॉल को या किसी पानी के ग्लास को, स्टील के ग्लास को कितना भी गौर से देखो जूम करके, तुम्हें वो एक सरी का ही दिखेगा, उसके आर पार तुम्हें नहीं दिखेगा, करेक्ट? वेदांत ने कहा ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। और तुम्हें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी पता है, यानी 3 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, एक बहने वाला यानी लिक्विड फॉर्म, एक सॉलिड फॉर्म जो कि बहता नहीं है, फिक्स पोजीशन पे रहता है, और एक गैशियस फॉर्म जो भी स्प्रेड हो जाता है और जिसका कोई फिजिकल यूजुअली बहुत सॉलिड एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो भी पानी की तरह बह जाता है मगर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता है ना? तो वेदांत ने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने ये सीखा था। ठीक है, अब ये इसे कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है। तुम किसी भी चीज़ को जब जूम इन करोगे बहुत ज़्यादा, एक स्पेशल तरीके का बहुत पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास आता है जो साइंटिस्ट यूजुअली यूज़ करते हैं। अगर तुम उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा जूम होने पे कैसा दिखता है। हमारी आंखें तो कुछ भी नहीं देख पाती है, वो ऑब्जेक्ट वास्तव में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। और जब उस देखोगे ना तुम उसे, तब वो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा सबसे पहले, मॉलिक्यूल के शेप का, यानी बहुत अलग अलग छोटे छोटे कणों से मिलकर ये फुटबॉल बनी है। बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर, कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के एक तरह के कुछ कण होते हैं, जब उनको तुम एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में बिठाओगे तो तुम्हें एक अलग टाइप का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो वेदांत ने कहा थोड़ा और इसको क्लियरली समझाइए, क्या मैं समझा नहीं? तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो सुनो, तुमने अपने गांव में तो यूजुअली कच्चा ही खाना खाया होगा, या तुम कुछ पका के भी खाते होंगे ऐसे ही जला के, बारबेक्यू करके। तो वेदांत ने कहा हाँ ठीक है, मगर यहाँ पे तुमने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के हम कुछ प्रिपेयर करके खाते हैं, देखा है कभी? वेदांत ने कहा हाँ, यहाँ पे स्ट्रीट फूड में, रेस्टोरेंट्स में मोस्टली पका हुआ खाना ही मिलता है। तो बिल्कुल सही, मगर वो कच्चा खाना दिखता कैसा है? तो वेदांत ने कहा क्या वो पके हुए खाने जैसा दिखता है, मतलब अब बनने से पहले? वेदांत ने कहा नहीं, आप कुछ क्लियरली बताइए, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैंने ठीक है मैं बताता हूँ। क्या तुमने कभी आटे को देखा है, फ्लर, आटा? तो वेदांत ने कहा हाँ, वो पाउडर जैसा होता है, एकदम पाउडर ही होता है वो। मैं बिल्कुल सही, मगर उसी आटे की जब तुम रोटी खाते हो तो वो कैसी होती है? तो वेदांत ने कहा वो तो एकदम सॉलिड होती है, स्पेसिफिक शेप की। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही। अब वो रोटी के अंदर बेसिकली है क्या? आटा ही तो है। आटा है, पानी है और हीट है, बस यही है ना, गर्मी है, आग है।
उसी से उसको कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। तो वेदांत ने कहा हाँ बिल्कुल सही। मगर क्या तुम रोटी को देख के किसी ने, अब तुम समझो कि किसी ने रोटी कैसे बनती है वो नहीं देखी, क्या वो रोटी देख के ये बता पाएगा? उसे कोई भी एक वाइल्ड गेस भी वो मार पाएगा कि ये पाउडर फॉर्म के आटे से और पानी से बनी है? इन जनरल कोई नया व्यक्ति कोई गैस मार पाएगा अगर उसे नहीं बताया जाए तो? वेदांत ने कहा नहीं। तो यही है, यही इसीलिए अनबिलीवेबल है। छोटी से छोटी चीज़ भी अनबिलीवेबल है एकदम, मगर अगर आप उसे जान जाते हो तो फिर वो बिलीवेबल हो जाती है। एक रोटी भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अगर देखा जाए तो अपने आप में। रोटी भी पानी और आटे के कॉम्बिनेशन से बनती है, और थोड़ा सा अगर फॉर्मूला चेंज कर दिया जाए, कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाए, शेप अलग कर दिया जाए, तो हम उसे पराठा बोल सकते हैं, नान बोल सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। रॉ मटेरियल चेंज कर दो तो पापड़ बन जाएगा। बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मगर इन सब का फंडामेंटल एक ही है। सार ये है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल इन सब का एक ही है। तुम शॉर्ट में इस तरह समझो कि ये सारे अलग अलग, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इस फील्ड से, इस लाइन से कनेक्टेड है, ये इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें बनी हैं अलग तरीके से, बॉल, बैट, सब कुछ। तो वेदांत ने कहा क्या मॉलिक्यूल परम सत्य है? तो साइंटिस्ट ने कहा हाँ समहाउ है, पार्शियली तो है। तो वेदांत ने कहा अच्छा ये इस पिक्चर में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे डॉट्स हैं और ये कुछ लाइंस बनी हुई है जिससे डॉट्स कनेक्टेड है, तो वो लाइन क्या है और ये डॉट्स क्या है? तब साइंटिस्ट ने कहा हाँ अब आगे की बात करते हैं। इसको समझने के लिए हमें राइट मोस्ट इमेज के पास जाना पड़ेगा, लास्ट इमेज जो है हमारी। ये जो लास्ट इमेज तुम देख रहे हो ये है एक एटम की, इसे कहते हैं एटम। एटम का जनरल मीनिंग जब ये निकला था, तो जब ये डिस्कवर हुआ था नया नया, तब सबको लगा था कि यही सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इसीलिए इसका नाम एटम रख दिया, सबसे छोटा। इसका सिंपल मीनिंग यही है। कॉम्प्लेक्स मीनिंग और भी डेफिनेशंस हो सकते हैं, मगर तुम्हें पता ही है हम बेफालतू की डेफिनेशंस में जाते नहीं हैं, हमें सार से मतलब है। और जब ये डिस्कवर हुआ था सबको यही लगा था कि यही सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल यानी जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर और कुछ नहीं है, वो अंदर से खोखला है, खाली है, उसके अंदर और कोई पार्टिकल नहीं है। इनडिविजिबल का मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं हो सकता, जिसे और तोड़कर बांटा नहीं जा सकता। सबको लगा कि यही इनडिविजिबल पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री का भी मतलब यही है कि जो एकदम लास्ट में है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, वो किसी और चीज़ से नहीं बना हुआ। सबको ऐसा ही लगा था, मगर इसके अंदर भी कुछ है, वो हम बाद में देखेंगे। पर पहले तुम एटम को देखो। एटम वो एक स्फीयर है, एक वो सर्कल है जिसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, नो डाउट, मगर उन्हीं एटम के कॉम्बिनेशन से ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जो मॉलिक्यूल्स में तुम अलग अलग ये बॉल्स देख रहे हो, ये स्फीयर सर्कल्स देख रहे हो, एक लाइन से कनेक्टेड डॉट्स देख रहे हो, ये बेसिकली एटम्स हैं। अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्ट्रक्चर में डिज़ाइंड, अलग अलग जगह पे ये एटम्स हैं। इन्हीं से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम के कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल बोलते हैं और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन को मैटर बोलते हैं। क्या तुम ये बात अच्छे से समझ गए? वेदांत ने कहा हाँ ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा तो इसका साइज़ क्या होता है? ये एटम कितना छोटा है? साइंटिस्ट ने कहा कि इसके लिए तुम्हें पहले सोलर सिस्टम और मिल्की वे का साइज़ समझना पड़ेगा, और जबकि इन दोनों शब्दों का अर्थ तुम्हें पता ही नहीं है। तो पहले में तुम ये समझ लो, तुमने बेसिक यूट्यूब पर, इंटरनेट पर सर्च किया ही होगा कि पृथ्वी स्पेरिकल है, उसमें इतने सारे 7 कॉन्टिनेंट से बनी हुई है, बाकी का पूरा पानी है, और इसी प्रकार के 7-8 और प्लैनेट्स हैं, कुछ ऐसे हैं कुछ वैसे हैं, और बीच में सन है, साइड में हमारा मून है, और ये रोटेट करते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट्स में। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है ना? तो वेदांत ने कहा हाँ ये तो मैं जानता हूँ, ये मैंने इंटरनेट पर सीखी थी। हालांकि वो भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे थे, मगर फिर भी समझ में आ ही गया कि हमारा एक ग्रह है, एक प्लैनेट है जिसका नाम पृथ्वी है या अर्थ है, और वो एक फ़िक्स ऑर्बिट में यानी एक फ़िक्स रूट पे घूमता है सन के अराउंड, सूर्य के अराउंड, फ़िक्स ऑर्बिट में। और सूर्य बहुत ज़्यादा बड़ा है पृथ्वी से, और बाकी ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं। पृथ्वी घूमता भी है, रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, यानी खुद भी घूमता हुआ घूम रहा है। वो एक जगह उसको खड़ा कर दिया जाए तब भी वो रोटेट कर रहा है, खड़ा खड़ा घूम रहा है, और वैसे भी बड़े ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है सोलर सिस्टम के बारे में मैंने सीखी थी। तब साइंटिस्ट ने कहा कि क्योंकि
तुम्हें सोलर सिस्टम के बारे में पता है तो तुम्हें पता है कि वो कितना बड़ा होता है। पृथ्वी सोलर सिस्टम में बहुत छोटी सी जगह घेरती है, तुम्हें पता है ना। तो वेदांत ने कहा हाँ। तो अब ये समझो कि सोलर सिस्टम जितनी बड़ी जगह, उसमें भी एक छोटा सा हमारा ये जो है अर्थ प्लैनेट है, उसमें भी एक कंट्री है यूएसए, उसका एक रैंडम बास्केटबॉल का जो प्लेग्राउंड है वो साइज है एक एटम का, एक ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। ये सुनकर वेदांत बहुत शॉक हुआ कि दुनिया भीतर से कितनी छोटी हो सकती है। अगर एक फुटबॉल सोलर सिस्टम के बराबर बड़ी है तो एटम उस सोलर सिस्टम के अंदर के ग्रह के अंदर के एक कॉन्टिनेंट जो कि अमेरिका है, उसके अंदर के एक कंट्री यूएसए, उसके अंदर एक स्टेट, उसके अंदर एक शहर, उसके अंदर एक एरिया, उस एरिया का एक प्लेग्राउंड, उतना छोटा है एटम। सोलर सिस्टम के कंपेयर में एक प्लेग्राउंड कितना बड़ा होता है आप सोच लीजिए। ये डिफरेंस है एक फुटबॉल में और फुटबॉल के भीतर जो एटम है उसमें, उन दोनों के साइज़ में ये इतना बड़ा डिफरेंस है। ये सुनकर वेदांत बहुत शॉक हुआ और उसे बिलीव नहीं हुआ एक बार के लिए तो, मगर क्योंकि ये बिल्कुल उसको लॉजिकल लग रहा था और सारे साइंटिस्ट प्रमाणों के साथ इसे प्रमाणित करते हैं, इसीलिए वेदांत ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया। अब उसने एटम के साइज को भी जान लिया है। अब उसे फर्दर जिज्ञासा हुई, वो पूछ रहा है कि क्या ये जो एटम है जिसे आप एटम कह रहे हैं, इतना छोटा कण है, क्या ये चेतन है या ये जड़ है, यानी ये कोई पर्सन है, क्या ये जीवित है या ये मरा हुआ है, डेड ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, और क्या इसके अंदर भी कुछ है वो, क्योंकि आपने एक मुझे हिंट दिया था, मुझे बताया था कि इसके अंदर भी कुछ है, तो क्या वो मरा हुआ है, वो जीवित है, और ये किसने बनाया, प्लीज़ ये सब जल्दी बताइए मुझे, मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ। तब साइंटिस्ट ने उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जीवित नहीं है, ये जड़ है, यानी ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग मैटर है, और हाँ इसके अंदर पार्टिकल्स है नो डाउट, इससे भी छोटे, और उसका भी साइज़ तुम सुनोगे तो तुम और शॉक हो जाओगे। इसके अंदर 99% जगह खाली है, 99% एटम अंदर से खाली होता है। ये सुन के वेदांत और शॉक हो गया कि ऑलरेडी इतनी छोटी कोई चीज़ है वो भी अंदर से खाली है और 99% खाली है, वो जो 1% स्पेस बची है उसमें क्या है, वो पार्टिकल क्या है। तब वो पूछ रहा है और वो साइंटिस्ट उत्तर दे रहे हैं। इसके लिए हम अगली इमेज पे जाएंगे, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंटिस्ट ने उन्हें कहा कि वेदांत क्या तुम्हें अब ये स्क्रीन दिख रही है। वेदांत ने कहा यस दिख रही है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे देखो, ये एक एटम के अंदर का एक मोटा मोटा डिज़ाइन है कि वो कैसा दिखता है। ये प्रिसाइज एकदम नहीं है, मगर ये ऐसा ही कुछ होता है अंदर। ये जो लाइंस है ऐसी लाइंस बनी नहीं होती है, ये उसके ऑर्बिट को दर्शा रहा है। तो वेदांत पूछता है किसके ऑर्बिट को। तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, किसके ऑर्बिट को वो छोड़ो, एक बार पहले तुम ये समझ लो कि तुम यहाँ पे जो सिर्फ डॉट्स बने हुए हैं, ये रेड कलर के, ब्लू कलर के, पिंक कलर के, येलो कलर के, इन डॉट्स को देखो। ये जो लाइन बनी हुई है क्रिस क्रॉस टेढ़ी मेढ़ी, इसको मत देखो, ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। ये लाइंस क्या है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम सिर्फ इन डॉट्स पर फोकस करो, हम इन डॉट्स पर बात करें। वेदांत ने कहा ठीक है। यहाँ तुम देख सकते हो इसके केंद्र में, जो मैंने कहा था कि 99 स्पेस एम्प्टी है, तो वो आजू बाजू की पूरी स्पेस एम्प्टी है। इसके केंद्र में देखो बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं तुम्हें, पिंक कलर के, ब्लू कलर के, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के। वेदांत ने कहा हाँ हाँ दिख रहे हैं। तो उन्हें कहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो इसके एटम के सेंटर में होता है, एकदम सेंटर में, बीचों बीच, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किस चीज़ का बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाम के दो कणों से, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो वेदांत पूछता है क्या ये नाम किसने बनाए, क्या ये नाम इसने एटम ने खुद ने बताया कि मेरा नाम न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो साइंटिस्ट अरे नहीं, इसका किसी चीज़ का कोई नाम थोड़ी होता है, ये तो हम अपनी पहचान के लिए रख लेते हैं कि जब हम प्रोटॉन बोले तो सामने वाला समझ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये सब नाम हमारे रखे हुए हैं, इसका कोई अपना नाम नहीं है। तो वेदांत ने कहा अच्छा, किसी चीज़ का नाम होता नहीं हो तो हम रख देते हैं, इसलिए हम उसको उस चीज़ से जान रहे हैं ऐसा। तो साइंटिस्ट ने कहा हाँ और क्या, इसकी ये कोई लिखवा के इसके ऊपर लिखा है कि इसका नाम प्रोटॉन है, ये तो हमने रखा है अपनी जानकारी के लिए, अपने व्यवहार के लिए, और कुछ नहीं है। आगे चलते। तो एटम के सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने नाम से भी अपना काम दर्शा रहे हैं, और इसी की तरह अपने नाम पर चलने वाला है एक छोटा सा पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो पीला कलर का डॉट है जो तुम्हें साइड में इनके अराउंड घूमता हुआ दिख रहा है इन ब्लू और ग्रे लाइंस पे, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन।
तो वेदांत पूछता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये है क्या? ये सुनने में बड़ा नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल सा लग रहा है, मतलब क्या क्या चक्कर, क्या क्या मतलब है इसका? तो उन्होंने कहा देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन है ना बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूट्रॉन न्यूट्रली चार्ज्ड है, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए उसका ये नाम है। तो वेदांत पूछता है ये चार्ज क्या होता है और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है और ये न्यूट्रल मतलब क्या है, ये थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बताइए। तो साइंटिस्ट ने वेदांत को कहा कि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये चार्ज के विषय में, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के विषय में, ये सारे बच्चों को जो स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं सबको पता होता है, मगर इसका मतलब नहीं पता उन्हें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, मगर इसका अर्थ क्या है वो उन्हें नहीं पता होता। ग्राउंड रियलिटी में इन चार्जेस का अर्थ क्या होता है ये डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ तुम खाली एक बेसिक डिफरेंस समझ जाओ कि पॉजिटिव मतलब इसका कुछ मीनिंग होता है, नेगेटिव का कुछ मीनिंग होता है और न्यूट्रल का कुछ मीनिंग होता है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग बना रही है। ये डिफरेंस क्या है मैं तुम्हें कल बताऊँगा बहुत ही डिटेल में, क्योंकि ये स्कूल में तुम्हें नहीं पता चलेगा। स्कूल में सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल बोल के छोड़ देते हैं। ये मैक्सिमम फिजिसिस्ट को भी नहीं पता होता जो मैं तुम्हें बताने जाऊँगा कल। ध्यान से सुनना। एज ऑफ नाउ तुम ये मान के चलो कि स्ट्रक्चर एटम का क्या होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरे एटम के बीच में रहते हैं और यही सबसे हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं एटम के। एटम के विषय में बताने का प्रयोजन यही था कि तुम ये जान जाओ कि तुम हर चीज़ को, हर अलग अलग चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ मत होना आज के बाद कि ये इंसान का शरीर है, ये किस चीज़ से बना है, ये लकड़ा है, ये किस चीज़ से बना है, ये आग है, ये किस चीज़ से बनी है, ज़मीन किस चीज़ से बनी है। तो ये सारी चीज़ें देख के तुम कभी भी कंफ्यूज मत होना। जब भी तुम किसी भी चीज़ को देखो या तुम जिस चीज़ से ये सब कुछ देख रहे हो, तुम्हारी स्वयं की आंखें, जहाँ तुम बोल रहे हो, जिसे तुम खा रहे हो, जिस पर तुम खड़े हो, जहाँ तुम रहते हो, सब कुछ एटम है। तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे बाहर भी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, घर स्वयं भी, सब कुछ एटम है। यहाँ सब कुछ एटम है। तो इसका मतलब यानी अगर तुम सिर्फ एटम को जान गए, उसके भीतर की सच्चाई को जान गए, तो तुम परम सत्य को जान जाओगे। क्योंकि एटम यहाँ पे हर एक चीज़ का, हर एक वैरायटी का आधार है जो हमें इस संसार में दिख रही है। बहुत छोटी दुनिया है वो। उस दुनिया के बारे में तुम जान जाओगे तो तुम परम सत्य को जान जाओगे। और ये तुम्हें किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा तुम्हें, यानी किसी साइंटिस्ट के पास, साइंस की फैकल्टी के पास मिलेगा। इसलिए तुम वैसे ही समझदार हो, आज के बाद किसी रिलीजियस व्यक्ति के पास मत जाना। कल मैं तुम्हें और गहरी चीज़ें बताऊंगा कि इन तीनों कणों पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और इनकी सच्चाई क्या है, इनके भीतर और क्या है, इनसे छोटे भी कुछ पार्टिकल्स हैं या नहीं। हमें कोई मतलब नहीं है इन तीनों पार्टिकल्स को किसने ढूंढा, कब ढूंढा, किसने क्या थियरी बनाई, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जो परफेक्ट है, अभी रेलेवेंट है और जो खोजी जा चुकी है, हमें उस इन्फॉर्मेशन से मतलब है। नील बोहर और श्रोडिंगर, ये सारे साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने एटॉमिक स्टडीज़ में योगदान दिया है, उनका सम्मान है, मगर हमें फ़िलहाल उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। हम परम सत्य को जानने बैठे हैं। कल मैं तुम्हें वास्तविक मतलब बताऊंगा जो किसी को नहीं पता, इन जनरल सारे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिजिसिस्ट को नहीं पता कि जब हम कहते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो किसी को नहीं पता होता इन जनरल। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कल। क्या ज़रूरत थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की इस संसार में, और क्या डिफरेंस है इनमें, और क्या डिफरेंस ये क्रिएट करते हैं संसार में। क्यों ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, क्यों ज़रूरत है एक प्रोटॉन की, किस चीज़ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने हुए हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। और ये काम कैसे करते हैं, ये सब कुछ तुम्हें कल पता चलेगा। अब तुम ये जान लो कि हमें सिर्फ एटम को समझना है कि एटम कैसे काम करता है, तो हम सब कुछ डिकोड कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ तुम यहाँ वहाँ नहीं भटकोगे, बेवजह फिर से अभी कहीं और अपना दिमाग नहीं चलाओगे। पहले इसको समझोगे, इस फिज़िक्स को, इस ज्ञान को समझोगे, ना कि किसी और रिलीजियस लीडर के मुँह लोगे कहीं जाके। किसने कोई प्रमाण दे दिया, हमारे मैसेंजर ने तो ये भविष्यवाणी की थी, ये किया था, वो किया था, ये आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिल गया, ये देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इन सारी बकवासों में तुम नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जो मैंने अभी तुम्हें ज्ञान दिया है
वो किसी भी रिलीजियस बुक में नहीं है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ जानना है कि लाइट क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, आवाज़ साउंड क्या होती है, जो मेरे मुख से जो ध्वनि निकल रही है तुम्हारे कानों में जा रही है, ये क्या है बेसिकली। तुम्हें ग्रेविटी जानना है, तुम्हें बहुत कुछ जानना है अभी, तो तुम और कहीं अपना ध्यान मत लगाना। हम कल से फटाफट इन चीज़ों को कवर करेंगे। उस साइंटिस्ट के इन वचनों को सुनकर वेदांत ने उनके साथ सहमति जताई, हामी भरी, और इस प्रकार उन दोनों की कॉन्वर्जेशन आज की यहीं पे ख़त्म हुई। बहुत सारे लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पता होता, इसलिए हमें बेसिक से ये कवर करना होता है, और इसलिए मैंने कवर किया। बीच बीच में थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पता हो। तो हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, अगर मोटा मोटा हम ऊपर से कवर करेंगे ताकि सबके लिए सहूलियत हो, कि कोई पहली बार भी सुने। हमारा पर्पज़ वही है, अगर कोई सीरीज़ को पहली बार भी सुन रहा है तब भी उसे सब कुछ समझ में आए, कुछ मिस ना करे वो। तो कल हम चार्ज पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, और फिज़िक्स के कुछ फोर्सेस और लॉज के बारे में जानेंगे कि लॉज बनते कैसे हैं, कौन डिसाइड करता है, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस प्लेलिस्ट में बने रहिए, और तब तक बने रहिए जब तक वेदांत वासुदेव कृष्ण तक नहीं पहुंच जाता। हरे कृष्णा।